ओके, आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है पी ब्लॉक। ध्यान रखना अभी कंसेप्ट इसके अंदर ना मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ना कंसेप्ट हैं अभी, लेकिन चैप्टर एक फिनिश करना है इसलिए कर रहे हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट करना है आज, पी ब्लॉक ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। पी ब्लॉक कंसेप्ट इसके मैंने सारे पहले दिए हुए हैं, तो कंसेप्ट दोबारा नहीं मिलेंगे। पी ब्लॉक, इसमें दो ग्रुप करने हैं हमें। ग्रुप है बोरोन, बोरोन फैमिली है, और एक है कार्बन फैमिली। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 13, ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी होंगी ना, या तो रेड पेजेस में होंगी या फिर येलो पेजेस में, उसको बहुत ढंग से करना टेबल को, क्योंकि टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बारे में लिखा कम होता है, थ्योरी कम लिखी होती है, टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे उसको जरूर कर लेना ढंग से। तो अब इसमें नोट करेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कंफर्मेशन आनी चाहिए पहले तो। कंफर्मेशन की हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, आर्गन 4s2 3d10 4p1, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p1, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p1। इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें सब यही सेम आना है सब कुछ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और इससे एटॉमिक नंबर जरूर निकाल लेना इन एटम्स के। क्रिप्टन, जेनॉन, एटॉमिक नंबर जरूर निकाल लेना। हीलियम का 2 होता है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, सही ना, 2s2 2p4 आएगा। इसमें सब कुछ सेम चलना है। 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 3d10 2 लगा दे रहा हूँ, इन सब में 2 लगा देना। 4s2 3d10 4p2, 5s2 4d10, मैं ऊपर से इक्वल टू डाल रहा हूँ। 4d10 चलेगा यहाँ पे, 4d10 ऊपर से इक्वल टू है ये, और 5s2 4d10 5p2, फिर नीचे 4f की एंट्री हो जाएगी, सेम वैसे ही 6p2 आ जाएगा। 6p2 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन है। याद करने का तरीका बता रखा मैंने इसका, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर इसका, और कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम। याद करने का तरीका मैंने बता रखा है ऑलरेडी इसका। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन कैसे होता है, और आयन एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है, ये हमने पी ब्लॉक में, सॉरी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किया हुआ है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या साइज का वेरिएशन है, किसी को याद है ये साइज का वेरिएशन? चलो देख लो इधर। वॉइस क्लियर नहीं है, इंडियम थैलियम। चलो एक बार देख लेंगे। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, देखो उधर। हाँ हेमांग, क्या होगा आंसर, हेमांग? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। रीजन क्या है इसका? So because of the entry of the d orbitals in the gallium, so the size reduces due to the बोरोन, Bohr attraction. हेमंत सही। बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये तो है। अब कोई तुम में से ये बता सकता है कि आगे वाले ग्रुप में ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा है? जैसे जर्मेनियम आ गया, इसमें भी तो डी ऑर्बिटल की एंट्री हुई है, इसमें क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसमें जर्मेनियम का साइज क्यों छोटा नहीं होगा देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन? कौन बताएगा इसका? वेदांत, क्या रीजन हो सकता है इसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। हाँ, स्क्रीन इफेक्ट क्या होगा इसमें, थोड़ा एक्सप्लेन कर इसको। डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाएगा। हाँ वो तो ऊपर हो गया ना, वेदांत ऊपर हो गया, ये नीचे क्यों नहीं हुआ ऐसा? वाई जर्मेनियम इज नॉट स्मॉलर देन सिलिकॉन? इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हुई है। इसमें तो सिलिकॉन साइज ही छोटा है, इसमें ऑर्डर ऑफ साइज यही रहता है, साइज का ऑर्डर यही रहता है। क्या रीजन हो सकता है इसका?
अच्छा, मैंने इसके लेक्चर्स भेजे हुए हैं पी ब्लॉक के कि नहीं? यस सर, 4 भेजे थे। अच्छा 4 भेजे हैं, चलो कुछ मैं भेज दूंगा आगे। एक बार बताएंगे इसका जरा आंसर क्या आएगा। कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? देखो अब आगे पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं ना आगे वाले ग्रुप में। जैसे ये कॉलिसिनर गेट सम प्रॉब्लम जो है, यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिल लेड, इसके अंदर 4p2 आ गया नीचे। उससे अगले में 4p3 आ जाएगा। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, तो उसमें 4p3 आ जाएगा। जो जब पी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो इनका पी के सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? प्रॉपर होता है। तो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट था डी ऑर्बिटल्स का, वो कंपनसेट हो जाएगा ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4p सबशेल्स। 4p इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसका उतना नहीं लग पाएगा। इस वजह से क्या होगा, साइज में वेरिएशन तो होगा, ये है कि साइज में डिक्रीज इंक्रीज जो है वो कम होगा। बस ध्यान रखेंगे इस चीज का कि इसमें साइज का वेरिएशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेड का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर टिन का, फिर जर्मेनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर कार्बन का। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना चीज का। साइज में, इसके साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना जरूर। सही ना? आगे वाले ग्रुप में भी किसी में भी साइज में ऐसे वेरिएशन नहीं है। सिर्फ एल्यूमिनियम गैलियम ग्रुप के अंदर, एल्यूमिनियम गैलियम साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। रीजन क्या है? इन गैलियम देयर इज एंट्री ऑफ डी सबशेल which have poor screening effect. In gallium there is entry of d subshell which have poor screening effect. d के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे d के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ऐसे इस तरीके से हैं, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो 4p के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से अट्रैक्ट होंगे, वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, साइज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब बात करें अगर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का साइज होता है 143 पिकोमीटर, तो गैलियम का साइज आता है 135 पिकोमीटर। ये डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन हाँ ये डिफरेंस आता है, साइज में डिफरेंस ही आ जाता है इस तरीके से। और आगे तो साइज बढ़ेगा ही, सही ना? आगे साइज बढ़ेगा, आगे साइज में ठीक ठाक वेरिएशन आता है। फिर मतलब 165 160 मतलब 170 के आसपास तक का साइज है इसका, इतना पिकोमीटर में इंडियम का। तो एटॉमिक रेडियम मैंने तुम्हें बता दिया। और साइज जो है पीरियड में डिक्रीज करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है, इसलिए कार्बन का साइज जो है वो बोरोन से छोटा होगा, पीरियड में साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज बता दिया। अब नेक्स्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइज से रहा, यहाँ पे अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया, एल्यूमिनियम का साइज जो है वो क्यों बड़ा होता है गैलियम से, ये मैंने रीजन बता दिया। यहाँ पे गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री, डी ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा दोनों ग्रुप्स के अंदर? कौन बताएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? सर इमाम, हाँ हेमा बोल। सर बोरॉन, थैलियम, गैल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। बोरोन, थैलियम, बोरोन की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। बिल्कुल सही आंसर है। रीजन क्या होगा इसका हेमंत? Sir, it's because due to the entry of the F orbital in the F subshells in the thallium, so the screening effect is more. The screening effect is less, so it requires more ionization energy to free the electrons. परफेक्ट आंसर है बिल्कुल इसमें। ऑर्डर तो तुम्हें याद रखना है, रीजन फिर उसके बाद अपने आप बन जाएगा। ऑर्डर जरूर याद रखना है। तो बोरोन की इधर चेक करें तो बोरोन की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा साइज छोटा है, फिर थैलियम की, क्योंकि थैलियम में डी और एफ ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। तो ये आ गया। उसके बाद आ गया हमारा गैलियम साइज के बेसिस पे। मतलब आंसर जो आना चाहिए था वो, उसमें आंसर में वेरिएशन क्या होना चाहिए था? थैलियम को सिर्फ आगे पहुंचा दिया, बाकी सेम ऑर्डर है। थैलियम को आगे पहुंचा दिया, गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। और ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ग्रुप 13 से। ऑर्डर कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद लेड आ जाता है। रीजन तो बन जाएगा लेड के अंदर क्या हो गया? एफ की एंट्री हो गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर तुम्हें। तो अब ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें
ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ग्रुप 13 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और गैलियम का साइज क्यों छोटा हो गया एल्यूमिनियम से, ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अब जो है ना, अब बता रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके अंदर आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से भी, सही ना। ऑर्डर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैं बात करूं, ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी, +3 रहेगी, नीचे +1 की एंट्री हो जाएगी, +3 +1 की एंट्री हो जाएगी। लास्ट वाले केस में +1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, +1 जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इधर +3 स्टेबल। लास्ट वाले में उल्टा हो जाएगा, +1 बिकम्स मोर स्टेबल। तो एक तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आएगा रीजन? चलो देखेंगे आंसर इसका। देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, अभी इसका ध्यान देना जरूर। +3 ही स्टेट है गैलियम से ऐसे अगले ग्रुप की बात करें ना, अगले ग्रुप की, तो ऊपर +4, फिर +4, अब यहाँ पे +4 +2 दोनों आ जाएंगी। +4, हाँ काजल सही है, +4 +2 दोनों आ जाएंगी। +4 ही स्टेबल है, +4 ही स्टेबल है, लेकिन नीचे +2 स्टेबल। लास्ट वाले एलिमेंट में देखो, इन तीनों में जर्मेनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, गैलियम इंडियम थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? लास्ट एलिमेंट में, इफेक्टिव कब होगा? लास्ट एलिमेंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन आएगा इसका? चेक करेंगे इसका क्या रीजन आएगा। हाँ क्या रीजन आएगा इसका? बताना किसी को आंसर, क्या रीजन आएगा इसका। देखो सेम वही चीज है गैलियम के अंदर, मैं गैलियम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को रब कर रहा हूँ, गैलियम के अंदर क्या हो गया, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई है, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई, तो उससे क्या होगा, जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। देखो ये ऐसे होगा, ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3D है और इसके ऊपर 4s के इलेक्ट्रॉन है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ शेल के, ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब 4s के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये प्रॉपर शील्डिंग करेंगे न्यूक्लियस की, और इस वजह से जो पी का इलेक्ट्रॉन है उतना अट्रैक्टेड नहीं होगा, तो ये आसानी से ये निकल जाएगा बाहर। एक निकल गया आसानी से बाहर, इन 2 को निकलने में दिक्कत आएगी क्योंकि ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से। लेकिन गैलियम और इंडियम के केस में ये आसानी से फिर भी निकल जाते हैं। बस +1 स्टेट आ गई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब मान लो तुमने पी के इलेक्ट्रॉन को निकाला, एनर्जी दी 100 किलो जूल, तो इसको निकालने के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी तुमने 115 किलो जूल, 120 किलो जूल, इस टाइप से, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन लास्ट वाले केस में तुमने एस का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सही ना, एस का थैलियम के केस 6p1 आएगा, 6p1 लास्ट का 6p1, इसको निकाल दिया तुमने। अब इसको निकाला तुमने, एनर्जी दी से 80 किलो जूल, और अब इसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है ज्यादा, इसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है से 130 किलो जूल,
तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते एस के। और स्टेट क्या आती है, निकलते हैं तो बहुत डिफिकल्टी से। स्टेट कौन सी स्टेबल होती है, +1। अब ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे, तो एस इलेक्ट्रॉन, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। एस इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस, अगर कोई बोलता है एक वर्ड में डेफिनेशन क्या है, एक लाइन में डेफिनेशन क्या है इसकी, तो बोलेंगे रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स to take part in bond formation is called as inert pair effect. The reluctance of s electrons to take part in bond formation is called as inert pair effect. देखो, जब s के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो नेचुरल सी बात है दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, तो बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो कम रिलीज हो रही है। मैं इसको और ढंग से समझा देता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की थ्योरी देखो, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ गैलियम की, गैलियम इंडियम थैलियम, गैलियम में क्या आया लास्ट में, 4s2 3d10 4p1, 4s2 3d10 4p1। तो 4s का इलेक्ट्रॉन जो 4s ये 4s ये 3d है, फिर 4p है, 4s और ये 4p, 4p ले लिया। तो 4s के इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, 4s के दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4p1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से बाहर, 4p का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल गया। अब अगर मेरे को s के इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकालना है, पहले तो s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इसको अनपेयर करना पड़ेगा। अनपेयर किया तुमने, अनपेयर करने का फायदा तो हो गया कि अनपेयर कर दिया तुमने कुछ एनर्जी देकर, अनपेयर किया ये हो गया। अब दो एडिशनल बॉन्ड बन जाएंगे। पहले तो 4p के साथ एक ही बॉन्ड बन रहा था, मान लो Cl बॉन्ड बना रहा है, GaCl3 बन रहा है, तो दो एडिशनल बॉन्ड बने। तुमने अनपेयर किया, एनर्जी दी, अनपेयर किया, एनर्जी दी से 80 किलो जूल, 80 किलो जूल एनर्जी दी, और एक GaCl बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है 50 किलो जूल, तो दो बनने में रिलीज कितनी होगी, 100 किलो जूल। इसलिए नेट तो हमें फायदा ही हुआ, क्योंकि नेट क्या हुआ, 80 रिक्वायर्ड थी, 100 रिलीज हुई, तो कितना हो गया -20, यानी रिलीज ही हो रही है ना एनर्जी, तो इससे GaCl3 बन जाएगा। लेकिन अगर थैलियम का केस लोगे ना, तुमने सपोज एनर्जी दी अनपेयर करने के लिए 80 किलो जूल, और बॉन्ड बनने में रिलीज हो रही है, सपोज एक बॉन्ड बनने में 20 ही किलो जूल रिलीज हो रही है, तो नेट दो बॉन्ड बनने में 40 रिलीज होगी, और दी थी तुमने 80 कंपेयर करने के लिए, इसलिए एनर्जी कंपनसेट नहीं होगी, नेट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड, इसलिए ऐसा नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया कि नहीं, नेट पेयर इफेक्ट का। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड इज नॉट कंपनसेटेड बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड in unpairing them and exciting it to 4p subshell। इस वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और लास्ट वाले हेलियम वाले केस में +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी +3, लेकिन +1 ज्यादा स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट किसको समझ आ गया, एक बार हैंड कर देंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो, लेकिन ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए, फिर क्वेश्चन तो हो जाएंगे। जल्दी से एक बार हैंड करेंगे जिसको कंसेप्ट समझ आ गया। नोट्स भी मैंने भेजे हुए हैं, उससे भी समझ आ जाना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, ये छवि को समझ आ गया, कनिष्क, निशी, अंशिता, मयंक, नित्या, नवीन, प्रिया, हर्षित, निवृत्ति, बॉबी, अनुष्का, वेदांत, काजल, क्षितिज, साक्षी, सिद्धि, युविका, हेमांग, आर्यमन, आदित्य और अर्नव। अर्नव अर्नव यस सर। समझ लिया ये टॉपिक है सर आ रहा है सर, वो हैंड रेस का अर्नव, ऑप्शन हैंड। अच्छा सही। सर वो लेट हो तो गया वो सर, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छा चलो, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गया ये। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाले ग्रुप में भी +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हायर मेंबर्स के लिए, यानी लास्ट मेंबर लेड के लिए +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका रीजन देख लेंगे अब। इसका रीजन मैंने तुम्हें दे दिया है। कोई पूछता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है एक वर्ड में, तो क्या बोलेंगे,
reluctance of s electrons to take part in bond formation due to the presence of 4f subshells which have poor screening effect. Due to the presence of 4f subshells which have poor screening effect. अब इसके क्वेश्चंस जैसे मैंने पूछा तुमसे PbO, PbO2 which is more stable, SNO, SNO2 which is more stable. Out of these बताओ इसमें क्या रीजन आएगा और क्या ऑर्डर होगा? PbO, PbO2 और भी देता हूं मैं. Tl2O, Tl2O3 और तुम्हें बताना है से मैंने दिया तुम्हें CsI3, इसका वेंट ऑफ फैक्टर बताओगे. CsI3 का वेंट ऑफ फैक्टर, TlI3 का वेंट ऑफ फैक्टर, TlI3 का वेंट ऑफ फैक्टर. इसके अलावा लेड एसीटेट, लेड डाइएसीटेट, लेड टेट्राएसीटेट, कौन सा स्टेबल ज्यादा है और इनके वेंट ऑफ फैक्टर बताने. CsI3 का, TlI3 का, इनके वेंट ऑफ फैक्टर. फिर मैं ये पहले जल्दी से निकाल लो क्वेश्चन, फिर मैं आगे बताता हूँ और भी क्वेश्चन बनते हैं इसके कैसे. हाँ, किस किसने कर लिया है? वेदांत, सर वेंट ऑफ फैक्टर वालों को छोड़ के बाकी कर लिए. वेंट फैक्टर में क्या दिक्कत है? वेंट फैक्टर मतलब वेदांत कितने आयंस मिलेंगे. अच्छा यस सर. ये बताया था ना लास्ट क्लास में कितने आयंस मिलेंगे. इसको आई से डिनोट करते हैं, आई की वैल्यू बतानी है. अब बताना किसी को आंसर. वेदांत बोल दे अब तू. सर PbO ज्यादा स्टेबल है, SnO2 ज्यादा स्टेबल है, Tl2O स्टेबल है और CH3COO होल्ड वाइज Pb स्टेबल है. हाँ बिल्कुल सही है. देखो इधर PbO स्टेबल है,
नीचे वाले में SnO2 स्टेबल है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि पीबी की +2 स्टेट स्टेबल है। नीचे वाले एलिमेंट्स में लोअर स्टेट स्टेबल है, ऊपर वाले एलिमेंट्स में हायर स्टेट स्टेबल है। पीबीओ SnO में से पीबीओ ज्यादा स्टेबल है, पीबीओ ज्यादा स्टेबल है। पीबीओ2 SnO2 में से, पीबीओ2 और SnO2 में से अब क्या स्टेबल होगा? +4 नीचे SnO2 10, क्योंकि 10 कहाँ पे आता है? ये ऊपर है। बात समझ रही है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। और ऐसे ही Tl2O3 Tl2O इनमें Tl2 स्टेबल है, Tl2O स्टेबल होगा। लेड डाइएसिडेट पीबी की +2 स्टेट है, लेड टेट्राएसिडेट पीबी की +4 स्टेट है, तो +2 स्टेबल है। अब CsI3 दिया, Tli3 दिया, इसमें पूछा मैंने कि कितने आयंस मिलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है? कौन बताएगा ये? चलो निशी ने आंसर दे दिया है, और कोई? काजल कैसे है ये? काजल देखो, वेदांत तूने देना आंसर? सर 4। 4 कैसे वेदांत? सर CS3+ आएगा और 3I नेगेटिव आएंगे। नहीं नहीं वेदांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने किया होगा। CS जो है वो तो +1 ही होता है ना, CS प्लस I3 नेगेटिव। नहीं समझा वेदांत? यस सर। ये किसी ने सही नहीं दिया आंसर, किसी ने आंसर सही नहीं दिया, फिर इसका मतलब। और ऐसे ही TL वाले में भी TL प्लस I3 नेगेटिव, 2 ही आयंस मिलेंगे इनके अंदर, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में 2 ही आयंस मिलेंगे। अब यहाँ अगर मान लो मैं इसकी जगह लिख दूं ना, से TLF3, TLF3 इस केस में मान लो एक तरह से मैंने पॉसिबल रख दिया इस कंपाउंड को, तो इस केस में ना F3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये TL3+ में टूटेगा कैसे भी हो जाए, 3F नेगेटिव, TL+3 और 3F नेगेटिव। लेकिन सीजियम वाला CSF3 बनेगा ही नहीं, सीजियम वाला CSF3 नहीं बनेगा, ध्यान रखना चीज का। अब ऐसा क्यों हुआ? I3 नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन F3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। I3 नेगेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन F3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका क्या रीजन होगा? सबको पता है कंसेप्ट से? देखो I2 है और I नेगेटिव है, तो I नेगेटिव के पेयर गए इस आयोडीन के, इस वाले आयोडीन, जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, इस आयोडीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, और बन गया I3 नेगेटिव। ये बन गया I3 नेगेटिव। लेकिन F के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं है और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ही नहीं ना, F2 है, ये F नेगेटिव, क्या बन पाएगा इसमें? और Cl3 नेगेटिव बिकॉज सीरीज, उनमें फिर भी चांसेस है, इसमें तो बिल्कुल चांस नहीं है बनने के। समझ गए कि नहीं है? एक बार हैंड शेयर करेंगे जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। ये लेक्चर्स में है नहीं क्या वेदांत? मैंने अभी पी ब्लॉक के लेक्चर्स अभी देखे नहीं है। अच्छा देखे नहीं है, चलो मैं पी ब्लॉक में सर बहुत धीरे पहले ही के 2 पढ़ाऊंगा। लेक्चर्स में नहीं था, अच्छा चलो तभी मैं मैंने पी ब्लॉक पहले थोड़ा के धीरे 2 ही करे पढ़ाऊंगा। थे। कुछ नहीं होता हेमांग, आ जाए कहीं ना कहीं आ जाएगा ये। प्रिया, छवि, बॉबी, क्षितिज, कनिष्क, युविका, निवृत्ति, नित्या, अंशिता, अर्नव, वेदांत, साक्षी, निशी, हेमांग, मयंक, हर्षित, काजल। चलो ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कंसेप्ट मत मिस करना बिल्कुल भी, कंसेप्ट मत मिस करना कि कैसे ये इनका वेंट ऑफ वेक्टर स्पेशली। और ये आना चाहिए था क्वेश्चन, जैसे KI3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी होगा। KI3 येलो कलर या ऑरेंज कलर, ये बताया हुआ ना। I2 डिजोल्व्स इन KI, सबने पढ़ा होगा ये। I2 डिजोल्व्स इन KI, जबकि I2 तो नॉन पोलर है और KI पोलर है। लाइक डिजोल्व लाइक, सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई I2 इज डिजोल्विंग इन KI? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और इसमें सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्यों बन पाया?
क्योंकि आयोडीन के पास I2 के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और I- के पास जो लोन पेयर हैं वो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स चले जाएंगे किसके, I2 के, इसलिए KI3 बन पा रहा है, K प्लस और I3 नेगेटिव करेगा ये, और इसमें वेंट ऑफ वेक्टर 2 होगा, 2 ही आयंस मिलेंगे, 4 आयंस मत लिखाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ना 4 आयंस मत नहीं लिख के आना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है Ga प्लस Ga3 प्लस कौन सा स्टेबल होगा, Ga+3, ये सबको पता है। जैसे मैंने बोला गैलियम प्लस एंड इंडियम प्लस can show disproportionation, right? Are good reducing agents, but not Tl+3, Tl+, ये दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेंगे, लेकिन थेलियम प्लस नहीं शो कर सकता, क्यों? +3 स्टेट में उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि वो Tl की +3 ये, क्योंकि Ga+ जो है ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करके इसमें कन्वर्ट होता है 2Ga, ये इसमें जाता है, ये इसमें 3Ga+ लेते हैं, Ga3+ बनता है प्लस 2Ga, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है और स्टेट यहाँ बढ़ी है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी है अच्छा। ऐसे ही In प्लस 3 में जाता है +2In और इसको हमें 3 करना पड़ेगा, तो ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं अच्छे, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन Tl+ तो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी है 2Tl, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसकी, इस वजह से, सही ना। तो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में ऐसे ही, Ga+ and In+ are good reducing agents but not Tl+, ऐसे ही अगला क्वेश्चन SN2+, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, SN2+, Ge2+, they are good reducing agents but not Pb2+, Pb2+ नहीं है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या रीजन आएगा इसका भी? SN2+, Because Pb2+ is stable at Pb2+ on at oxidation state 2 only. It cannot go to 4. Since +2 state of Pb is more stable, so it cannot be oxidized, ये +4 में नहीं जा सकता है, लेकिन tin की तो +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, so it can be easily oxidized. Therefore Tin2+ is a good reducing agent but not Pb2+. तो ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, ये भी काफी पूछा जाता है कि SnCl2, PbCl2, they are ionic and solid at room temperature, but SnCl4 and PbCl4 are covalent and liquid, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि लोअर स्टेट अगर होगी, अगर लोअर स्टेट होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, लोअर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना इजी है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो टफ है। इन लोअर स्टेट आयनिक बॉन्ड बन सकता है, Sn+2 जो है आसानी से बन सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, Pb+2 भी बन सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो Sn2+ आयंस एक तो साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज है और ट्रांसफर करके बने हैं तो आयनिक होंगे, और आयनिक है तो सॉलिड होंगे, ऐसे ही Pb2+ का केस। लेकिन Sn+4 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर ही करना पड़ेगा, हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होते हैं, लोअर स्टेट में ट्रांसफर भी हो सकते हैं, जैसे PCl5 PCl3 का क्वेश्चन 12th क्लास का, PCl5 जो है ये कोवेलेंट है, ज्यादा कोवेलेंट है, दोनों ही कोवेलेंट है लेकिन PCl5 ज्यादा कोवेलेंट है, क्योंकि PCl5 में P की स्टेट +5 है, हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होंगे, ट्रांसफर नहीं हो सकते इतने इलेक्ट्रॉन, लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी हो सकते हैं, हालांकि फास्फोरस तो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट ही होंगे दोनों, लेकिन PCl5 ज्यादा कोवेलेंट है, ज्यादा कोवेलेंट है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये क्लियर हो गए क्वेश्चंस की नहीं? Yes, ये sir. क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए सारे, हाँ ये क्वेश्चंस बिल्कुल ढंग से आने चाहिए। और आयनेशन जी की बात करें ना, ग्रुप 13 के आयनेशन जी की, तो ग्रुप 13 में आयनेशन जी का जो ऑर्डर है, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसमें आंसर आयनेशन जी पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसे चलती है, पहले यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुई, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुई, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई, ऐसे भी है, ये भी ध्यान रखना है। ऑर्डर तो तुम्हें याद ही है कि बोरोन के बाद थैलियम है, थैलियम के बाद गैलियम है, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, लेकिन ये है। और ये जो ऑर्डर है ना, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, ये तीनों आयनेशन जी के लिए है, तीनों मतलब
फर्स्ट चाइनीज एनर्जी के लिए भी ऐसे ही है, सेकंड के लिए भी ऐसे ही है, थर्ड के लिए भी ऐसे ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए ऐसे ही है ये ऑर्डर, सही ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए यही आंसर है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये भी मैंने तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बता रखा है। पहले तो डिक्रीज है ही, बोरोन एल्यूमिनियम पहले डिग्री, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। पहले जैसे बोरोन की अगर मैं मानूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के आसपास होगी, क्योंकि कार्बन की 2.5 होती है, 2.4 होती है, और तो इसकी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बड़ा है तो डिक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद ना डी ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल से एंट्री होगी ना तो फिर इंक्रीज ही चलती है, 1.6 1.7 1.8 इस तरीके से। सेम कुछ चलता है कार्बन फैमिली के अंदर, सेम कुछ चलेगा कार्बन फैमिली के अंदर, मतलब उसमें कॉन्स्टेंट ही रहती है, लास्ट में जाके इंक्रीज हो जाती है। कार्बन फैमिली में भी यही ऑर्डर चलता है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ऑर्डर चलता है ऐसे ही, कि पहले डिक्रीज फिर लास्ट में जाके इंक्रीज है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो ये मैंने बताया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट वगैरह मैं बताऊंगा, वो कर लेंगे। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले 2.5 जैसे होती है कार्बन की, तो उसके बाद 1.8 तीनों की, फिर 1.9 लास्ट में, 1.9 लास्ट में। तो ये इसको कर लेंगे ढंग से, ये मैंने लेक्चर्स में भी बताया होगा। फिर नाइट पे करेंगे आगे, यहाँ तक करके रखना।